जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय। आज चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग विषय पर बात रखेंगे। पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इसकी तरफ निगाहें लगा कर बैठा है और 23 अगस्त 2023 अर्थात आज शाम को 6:04 पर ये परिघटना घटित होनी है और ये सब प्रत्याशित है। हमें कतई अपने कंधों पर भार नहीं देना है, भारीपन महसूस नहीं करना है। एंथुजियाज्म ठीक है, लेकिन इतना एस्पिरेशन, इतनी उत्कंठा, इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाना भी कहीं से ठीक नहीं है। एक्सपेक्टेशंस का बोझ ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ी सी भी अगर कोई प्रतिगामी न्यूज़ मिले, थोड़ी सी विरोधी न्यूज़ मिले तो हम अपने आप को भारी महसूस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा सोच के हमें बढ़ना होगा। खैर, प्लान बी भी लेकर इसरो चल रहा है। इसरो ने अपने वेबसाइट पर ये लिख भी दिया है कि अगर थोड़ा भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो हम अपने इस चंद्रयान मिशन को 27 अगस्त तक पोस्टपोन भी कर सकते हैं। यानी उसके सॉफ्ट लैंडिंग को 27 अगस्त तक पोस्टपोन भी किया जा सकता है यदि कुछ विपरीत घटित होता है। तो इसरो भी एक प्लान बी लेकर चल रहा है, एक बीच का रास्ता लेकर चल रहा है कि अगर कुछ होता है तो ऐसा किया जा सकता है। दुर्घटना से देर भली, ये बात चलेगी। अभी लूना 25 फेल हो गया, ये हम देखें, और वो भी रसिया का था। वो रसिया जो यूएसएसआर रहते हुए एक सुपर पावर था और वो स्पेस टेक्नोलॉजी का लीडर था। उसने इस तरह के अनगिनत टेस्टिंग किए और इस तरह से लैंडर रोवर भेजे। उसके बावजूद भी आज के स्टेट में असफल रहा। तो ये भी थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाली एक वैश्विक खबर बनती है। इससे भी थोड़ा सा संभलने की जरूरत। ऐसा नहीं कि हमें आत्मविश्वास नहीं है, ऐसा नहीं अपने इसरो और अपने साइंटिस्ट के हुनर पर हमें विश्वास नहीं है। फिर भी अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली तकनीकी संपन्न राष्ट्र से भी कभी कभी दिक्कतें होती हैं। इस तरह की खबरें मिलती हैं। जैसे कि हम देखें कि 2019 में जब हम इसी तरह का चंद्रयान 2 भेजे थे जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और अंतिम समय में क्रैश कर गया, उसी 2019 में जापान एक बहुत मजबूत राष्ट्र है, जापान भी भेजा। और उसी 2019 में इजराइल ने भी अपने लैंडर भेजा था, लेकिन वो क्रैश कर गया, असफल रहा। 2022 में जापान का भी क्रैश हुआ, जो हम लोग जानते हैं हकूतो आर और यूएई के मदद से हुआ था। जो उसकी परियोजना थी उसको हकूतो आर उन्होंने नाम दिया था और उनका लैंडर था, और यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात का उसमें रोवर लगा था, लेकिन वो भी कहाँ गुम हो गया उसका पता नहीं चला। जबकि इजराइल और जापान जैसे राष्ट्र को भी हम तकनीकी रूप से उत्कृष्ट मानते हैं, बावजूद इसके ऐसा हुआ। तो कुछ भी हो सकता है। यह स्पेस है, ये बहुत बड़ा अथाह जगह है जिसमें कुछ भी हो सकता है। खैर, भारत के वैज्ञानिक अहरनिश इसमें लगे रहे हैं तो इतना आसानी से नहीं होगा। नासा ने एक जो बात कही, एक तो हम लोग मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करके विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। साउथ पोल जो अंधेरे में रहता है, जहां पानी होने की संभावना है, हमारे चंद्रयान प्रथम ने ही प्रकट किया था। वहां पे बड़े बड़े क्रेटर हैं, बड़े गड्ढे हैं, और सबसे बड़ी बात जो नासा ने चेताया है कि वहां पर स्टॉर्म चलते हैं और वहां पर बहुत डस्ट है, स्टॉर्म है। अब वहाँ वायुमंडल तो है नहीं, ये किस तरह की चीज़ें होती हैं ये साइंटिस्ट ही उसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो डस्ट है वो रॉक डस्ट है। इतनी धूल है कि कई बार लैंडर उतरते ही धूल से भर सकता है पूरा वातावरण, और हो सकता है कि इसके कैमरे तक डैमेज हो जाए और कुछ भी हमें दिखाई न दे। हो सकता है कि हमारा जो भी रैंप है वो खुलने में भी दिक्कत हो, डस्ट की वजह से, रॉक डस्ट की वजह से, इन पार्टिकल की वजह से। और शायद मेरा रोवर भी निकले तो उसके कैमराज भी कुछ डिफेक्टेड हो जाए, ऐसे भी एक संभावना पर विचार हो रहा है। ऐसा भी संभावित है, कुछ भी हो सकता है। खैर,
जब हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो लास्ट 15 मिनट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको जानने की जरूरत है। लास्ट 15 मिनट को 8 चरणों में बांटने का प्रयास हुआ है कि वायुमंडल वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जैसे हवाई जहाज उतरती है तो स्पीड धीरे होती है, लैंड करती है रनवे पे, लेकिन वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है तो पैरासूट की मदद ली जाएगी। पैरासूट, वायुमंडल नहीं है तो पैरासूट किस तरह काम करेगा, ये पूरे तरह से साइंटिस्ट इसको समझ सकते हैं। खैर 100 किलोमीटर के परास में ये चल रहा होगा लास्ट में, और वहाँ ग्रेविटी की तरफ बूस्टर की मदद से इसको नीचे किया जाएगा। बूस्टर मतलब एक छोटे छोटे रॉकेट फायर किए जाएंगे जो इसको बूस्ट करेगा और इसके ग्रेविटी में ढकेल देगा, जो 100 किलोमीटर का वृत्त है उससे थोड़ा सा अंदर यानी चंद्रमा के पास लाएगा। फिर इसको बाद स्पीड, जब 100 किलोमीटर से वो नीचे आएगा तो स्पीड बहुत तेज होगी, और उसके बाद रेडियो सिग्नल जो वहाँ तक पहुँचता है, हमारे धरती से जो रेडियो सिग्नल चंद्रयान के लिए भेजा जाता है वो जाने में ही 1.3 सेकेंड लगाता है। इतने कम समय में ही, लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 1.3 सेकेंड में ही रेडियो सिग्नल पहुंच जाते हैं। वहाँ से वापस आने पर भी 1.3 सेकेंड लगाते हैं, यानी कुल मिलाकर 2.5 सेकेंड में ही हम उस चंद्रयान की स्थिति से रूबरू हो जाते हैं, ऐसा समझने में आ रहा है। 15 मिनट्स, जो 100 किलोमीटर से 15 मिनट्स में ही नीचे उतरेगा, और ये इसमें 8 स्टेप होंगे, 8 चरण होंगे। सभी चरणों पे इसरो ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम किया है। तो 15 मिनट में क्या होगा, 100 किलोमीटर के बाद उसमें रॉकेट दागा जाएगा, वो 30 किलोमीटर तक लाएगा, उसमें स्पीड तेज होगी, कंट्रोलिंग उस समय शुरू किया जाएगा, फिर वो 7.4 किलोमीटर पर आएगा। इस तरह से उन्होंने कई स्टेप बताए हैं। फिर 100 से 7.4 किलोमीटर तक वो 10 मिनट्स का समय लेगा, 10 मिनट का समय लेगा। स्पीड उसकी धीरे की जाएगी। लैंडर का लेग इतना मजबूत बना है कि वहाँ अगर तेजी से भी गिरे, झटके से भी गिरे, तो वो टूटेगा नहीं और इस तरह से गिरने में मददगार होगा। अब लैंडर के लेग को धीरे 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 50 डिग्री तक मोड़ा जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कठिन है। 50 डिग्री तक लैंडर के लेग को कैसे कैसे चंद्रमा के धरातल की तरफ मोड़ा जाएगा, और फिर सेंसर जगह की पुष्टि करेगा कि जहां हम उतरेंगे वो समतल है कि नहीं, वो ऐसा तो नहीं कि वहां उतरना हमारे लिए खतरनाक हो। ये सब कुछ रास्ते में बहुत तेज़ी से घटित होने वाली क्रियाएं होंगी। फिर 6.8 किलोमीटर का उन्होंने एक स्टेज रखा है, और उससे 800 मीटर की ऊंचाई पर आएगा। इसको थर्ड फेज यानी तीसरा चरण उन्होंने किया है, और कहा है कि इसमें हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे वर्टिकल होगा, यानी ऊर्ध्वाधर होगा। कैसे, क्षैतिज जो उसका वेग होगा जो उतरेगा, उससे वो वर्टिकल होगा यानी ऊर्ध्वाधर होगा, सीधा उतरने के लिए वो अपने को तैयार कर लेगा। 150 मीटर तब जब जाएगा तो इसका फोर्थ फेज यानी चौथा चरण शुरू होगा। इस समय लैंडिंग साइड पूरी तरह से समतल वो अपना देख लेगा और 60 मीटर की तरफ कूच करेगा, जो 5वां चरण इसका बताया गया है। और 60 मीटर से जो 10 मीटर है वो इसका 6 चरण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 10 मीटर तक किस तरह आएगा, अपनी स्पीड को कैसे कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे किस तरह से आएगा, और सेफ लैंडिंग की तरफ जो बढ़ेगा वो इसका 7th फेज बोला जा रहा है, 7वां चरण बोला जा रहा है। और जैसे ही वो 10 मीटर ऊपर आएगा वो अपने रॉकेट बूस्टर को बंद कर लेगा, यानी रॉकेट सारे उसके काम करने बंद हो जाएंगे, और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नीचे उतरेगा। यानी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो तेज़ी से गिरेगा 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो उसके लेग इतने मजबूत हैं कि वो डैमेज नहीं होगा, पूरी तरह से सुरक्षित होगा। तो ये 800 मीटर से जो 10 मीटर तक का चरण है वो 4.5 मिनट में पूरे होने हैं, और एक एक सेकेंड वो भारी पड़ने हैं। तो कहने का मतलब कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेशन पर आधारित होगा। जब ऑटोमेटिक ये पूरी तरह से होगा तो हम समझ रहे हैं कि भले हमें 2.5 सेकेंड ही कंट्रोल करने में लग जा रहा है, लेकिन उस समय हमारे कंट्रोलिंग के कैपेसिटी से वो बाहर का फेज होगा। ये 8 चरण हम लोग आसानी से समझ लिए। इसमें क्या होगा, जो हमारा 8वां चरण होगा वो होगा कि जब हमारा लैंडर उतर जा रहा है तो लैंडर का एक फाटक खुलेगा जिसमें रैंप निकलेगा, और उसी रैंप से रोवर निकलेगा जिसका नाम विक्रम है, हम सब जानते हैं। तो जिसका नाम प्रज्ञान है। विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान
रोवर है, प्रज्ञान जब उतरेगा रोवर, उसमें पहिए लगे होंगे, वहाँ के समतल भूमि पर वो चलेगा और 2 हफ्ते अर्थात 14 दिन तक वो काम करेगा। अब ये 2 हफ्ते क्यों बात की गई है? कहा गया है कि 23 तारीख को आज जब वो लैंड करेगा 6:04 के आसपास, तो वहाँ पर सुबह हो रही होगी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुबह हो रही होगी। और हम जानते हैं कि चंद्रमा पर एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रमा पर एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है, अर्थात 14 दिन वो काम करेगा तो दिन ही दिन में वो अपना काम निपटा लेगा। वहाँ का एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है, यानी हमारे 14 दिन 2 हफ्ते तक वो काम करेगा। सतह पर पूरी तरह से वहाँ की जगहों का निरीक्षण करेगा। उसमें एक से एक सेंसर लगे हैं, कैमराज लगे हैं, जो हर तस्वीर को हमारे बंगलौर सेंटर में भेजेंगे। वहाँ पे हर एक चीज़ का विश्लेषण होगा। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भारत